कनाडा, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, एक कुल डंके की चोट पर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बेस पे कह रहा हूँ। आपका लाइसेंस कहाँ है? है तो 5 लाख 10 लाख, नहीं तो मुर्दा वापस ले जाइएगा। ये एक बहुत बड़ा तालाब है जी। और इसमें काफ़ी लोग इसमें शामिल हैं। ये लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे और आपके खिलाफ झंडा बुलंद कर देंगे, इस तरह का लगता नहीं आपको डर? ये जितने भी आइल्स के सेंटर हैं, इनका काम सिर्फ कोचिंग देना है। दे आर नॉट कंसर्न विद वीज़ा सर्विसेज। ये जितने बैनर्स लगा लेते हैं, ये बिल्कुल गलत है। स्टॉप दिस एडवर्टाइजिंग। जब तक ये चीज़ नहीं करेंगे, आम आदमी इनके झांसे में आता रहेगा। ठीक है, जिसको पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन पैसा कमाए तरीके से कमाए। भारत का युवा विदेश जाना चाहता है और वहीं पर बस कर अपना गुजर बसर करना चाहता है। आपको बता दें, आए दिन हम अखबारों में पढ़ते हैं कि किस तरह से फ्रॉड बच्चों के साथ हो रहे हैं, किस तरह से उनके साथ धोखेबाजी की जा रही है, कैसे एजेंट से आप अपनी फाइल लगवाएं और किस तरह से रजिस्टर्ड होना चाहिए एजेंट, आपका कंसल्टेंट। उन सभी बातों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कैड इमिग्रेशन के मालिक अरविंद का ध्यान है। वो क्या बच्चों को आज बताना चाहेंगे और पेरेंट्स को बताना चाहेंगे ताकि इस धोखाधड़ी से आप लोग बच सकें। सबसे पहले काद्यान जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद, और बहुत अच्छा लगा आप यहाँ आए। बताइए सर जी, किस तरह से, कैसा एजेंट होना चाहिए, कैसा कंसल्टेंट होना चाहिए ताकि किसी भी तरह का धोखेबाजी ना हो, फ्रॉड ना हो? देखिए, ऐसा है कि इस बारे में मैं प्रकाश डालना चाहूँगा एक एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे एक डॉक्टर बनता है तो एमबीबीएस करता है, उसके बाद मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से उसको लाइसेंस मिलता है प्रैक्टिस करने का। और जैसे कि एक लॉयर होता है, एलएलबी करता है, उसको बार काउंसिल से लाइसेंस मिलता है प्रैक्टिस करने का। और यही बात इमिग्रेशन के संदर्भ में भी लागू होती है। जितने भी देश हैं, उन देशों का जो इकोनॉमी है इमिग्रेशन पे बहुत डिपेंड करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कनाडा, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन देशों की अपने द्वारा निर्धारित एक इमिग्रेशन के पाठ्यक्रम होते हैं और उस पाठ्यक्रम का एग्ज़ाम देने के बाद कंसर्न फॉरेन गवर्नमेंट लाइसेंस देती हैं। तो इस धोखाधड़ी को रोकने के लिए जो हम रोज़ देखते हैं, और मुझे अचंभा होता है कि सरकारें भी इस बात से अनभिज्ञ हैं, इनको या तो मालूम नहीं कि केवल उसी व्यक्ति विशेष को इस प्रकार की सेवाएं, विजिटर वीज़ा, स्टडी वीज़ा, इमिग्रेशन वीज़ा, पीआर, सिटीजनशिप, इस प्रकार की सेवाएं वही व्यक्ति देने के लिए अधिकृत होता है जो उस संबंधित विदेश की सरकार से लाइसेंस प्राप्त हो। और मैंने एक आरटीआई भी मांगी थी हरियाणा सरकार से, और मैंने पंजाब सरकार से भी अपना रिप्रेजेंटेशन दिया है, हरियाणा में भी रिप्रेजेंटेशन दिया है। तो मैंने जो आरटीआईज मांगी तो मुझे जवाब मिला कि हरियाणा की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। और मेरे द्वारा ये मांगा गया था कि कितने ऐसे अधिकृत हैं कंसल्टेंट्स जो कि विदेश की सरकार से अधिकृत हैं और जिनको यहाँ काम करने की छूट दी गई है, और कितने ऐसे हैं जो बिना उसके काम कर रहे हैं। तो मेरी आरटीआई को फॉरवर्ड किया गया विदेश मंत्रालय के पास, और विदेश मंत्रालय से मुझे एक लेटर प्राप्त हुआ जो कि स्पष्ट रूप से ये लेटर ये कहता है कि विदेश की सरकार से ही यह संबंधित है कि किस व्यक्ति विशेष को लाइसेंस दिया जाए, और वह लाइसेंस देने के बाद वह व्यक्ति विशेष अधिकृत होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, कहीं भी वो अपनी इमिग्रेशन सेवाएं दे सकता है। तो ये जब तक ये चीज़ लागू नहीं करेंगी सरकारें, तब तक इस प्रकार की एक्टिविटीज़ को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ये वही बात है कि गोली दी केमिस्ट ने, तो केमिस्ट का क्या उखाड़ोगे, उसके पास वो लाइसेंस ही नहीं है। जी, आमतौर पर देखने में आता है कि सोशल मीडिया का ज़माना है और कई लोग आते हैं कि हम 5 लाख रुपए में कनाडा भिजवा देंगे, अमेरिका भिजवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इस तरह की बातें, लंबी लंबी बातें आती है। और आपने देखा होगा कि करनाल जैसे शहर में भी जगह जगह जो है इमिग्रेशन कंसल्टेंट बैठे हुए हैं और दावा करते हैं कि 100% वो वीज़ा लगवा देंगे। तो उनका कितना दम उनकी बातों में आपको नज़र आता है? देखिए, इसको फिर मैं उदाहरण के तरीके से समझाना चाहूँगा। हम देखते हैं गली गली बस स्टैंड पे छोला छाप डॉक्टर्स होते हैं, वो बहुत इस तरह के वो करते हैं कि हाँ जी इलाज 100% शर्ती इलाज। और मेरा ख्याल राणा साहब आप भी इस बात को समझेंगे कि जिस व्यक्ति में थोड़ा सा भी विवेक होगा वो किसी ऐसे डॉक्टर के पास, मैं डॉक्टर नहीं कहूँगा, किसी ऐसे व्यक्ति के पास इलाज कराने नहीं जाएगा जो कि आइए आपको ऑपरेशन करते हैं
और आपका ऑपरेशन कामयाब होता है तो 5 लाख 10 लाख, नहीं तो मुर्दा वापस ले जाइएगा। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि लोग भी जागरूक नहीं हैं और उनको मालूम ही नहीं है कि भाई जाएं उस डॉक्टर के पास, उस वकील के पास जिसके द्वारा उस अधिकृत एजेंसी का लाइसेंस हो। तो जब तक ये नहीं होगा तब तक लोग 5 क्या 50 लाख भी मांगते हैं, 40 भी मांगते हैं। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। जी, वो लाइसेंस कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है और वो कैसे प्राप्त किया जा सकता है, और हरियाणा और करनाल जैसे शहर में कितने लोगों के पास वो इस तरह का लाइसेंस है? देखिए, जैसे मैं कैनेडियन गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज इमिग्रेशन काउंसिल हूँ, तो मैं कनाडा पे ज़्यादा बात करते हुए फिर मैं ले जाऊँगा दूसरे देशों की तरफ। कनाडा में हमारे एक फॉरेन गवर्नमेंट के द्वारा यानी कैनेडियन गवर्नमेंट के द्वारा 6,500 के लगभग रजिस्टर्ड कंसल्टेंट हैं। उनका पैमाना क्या होता है कि इमिग्रेशन लॉ का कोर्स होता है 2 साल का, उसके बाद इंटर्नशिप होती है और ग्रेजुएशन मिनिमम रिक्वायरमेंट है उस कोर्स को करने की। जैसे कि कोई टीचर लगता है तो बीएड करता है, बीएड के बाद लेकिन वो टेस्ट देता है नेट सेट का, फिर वो पढ़ाने के योग्य माना जाता है। अब जो भी व्यक्ति इसको प्रैक्टिस करना चाहता है वो संबंधित देश की रेगुलेटरी बॉडी से लाइसेंस होना चाहिए, उस देश का इमिग्रेशन लॉ का कोर्स करे। अब कई लोग ये कहेंगे जी कोर्स करने तो हम नहीं जा सकते, ठीक है मत जाइए। ये प्रावधान भी है कि आप एजेंट रहते हुए भी काम कर सकते हैं, लेकिन एजेंट किसके बनोगे? जैसे एक डॉक्टर सब क्लिनिक्स खोलता है कि ये भी कई बार आता है भी, ऐसे तो बेरोजगारी बहुत फैल जाएगी, क्योंकि अब सरकार ने इजाज़त तो इनको दी है नहीं दी वो राम जाने, लेकिन ये बहुत जगह जगह खुले हुए हैं। तो ये वो जिनके पास जो एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाते वो क्या करेंगे, वो उस रजिस्टर्ड कंसल्टेंट जो उस देश का उसके एजेंट बन के अपना व्यवसाय कर सकते हैं वो, ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी फिक्स होगी? जैसे एक डॉक्टर अपने 20 सब क्लिनिक्स खोलता है डिस्ट्रिक्ट में, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर की होगी, सब क्लिनिक को चलाने वाले लैब अटेंडेंट की नहीं होगी, या जो लैब चलाएगा उसकी नहीं होगी। जी। जिस तरह से ये एक बहुत बड़ा तालाब है और इसमें काफ़ी लोग इसमें शामिल हैं, तो आपको लगता नहीं है कि ये लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे और आपके खिलाफ झंडा बुलंद कर देंगे? इस तरह का लगता नहीं आपको डर? देखिए, ऐसा है, मैं जो चीज़ कह रहा हूँ वो बिल्कुल डंके की चोट पर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बेस पे कह रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि सरकारें भी इस चीज़ का संज्ञान लेंगी। और जहाँ तक डर की बात है, तो देखिए ये एक सामाजिक चेतना अभियान भी है, मैं एक जनरल अवेयरनेस कैंपेन भी चला रहा हूँ कि, और ये मैंने वहाँ देखा जब मेरा कनाडा में ऑफिस था कि बहुत लुटपिट के स्टूडेंट्स और कई प्रकार लोग आते थे, उनको ये नहीं पता होता था कि उनकी फाइल में लिखा क्या है। और जहाँ तक डर की बात है तो देखिए, तो जीवन है, अपना कर्म करते रहते हैं, और ठीक है, जिसको पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन पैसा कमाए तरीके से कमाए। जी, कुछ लोग गृह मंत्री है अनिल विज, उनके दरबार में पहुंचते हैं, एसपी के दरबार में पहुंचते हैं, डीजीपी के दरबार में पहुंचते हैं। ऐसे लोगों से, ऐसे पेरेंट्स से और उन बच्चों से जो विदेश जाना चाहते हैं, क्या अपील करना चाहेंगे आप? देखिए, पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि लोग पहले तो जिस किसी के पास भी इलाज कराने जाएं ये देखें भाई उसके पास लाइसेंस है कि नहीं। जैसे डॉक्टर हम देखते हैं तो देखते हैं कि नहीं एमबीबीएस मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड है कि नहीं। अब लेकिन दिक्कत ये अपना सलाह लेते हैं केमिस्टों से। केमिस्ट का काम तो हमें दवाई देना है, वो सलाह नहीं दे सकता, तो केमिस्ट का क्या उखाड़ लोगे आप। यही बात है कि आप ऐसे व्यक्तियों से ना जाएं, जिसके पास भी जाएं उससे पूछे, हाँ जी आप मिस्टर एक्स के पास जाते हैं, आपके पास लाइसेंस है, काम करना, मुझे दिखाइए। अब लाइसेंस, आपका लाइसेंस कहाँ है? ये लाइसेंस है मेरा। अच्छा। और ऐसे कैनेडियन गवर्नमेंट का ऐसे ही हर नंबर जारी किया जाता है? बिल्कुल जारी किया जाता है। और मैं लोगों को ये बताता हूँ कि हर गवर्नमेंट की एक रेगुलेटरी बॉडी होती है, जैसे कि कैनेडियन गवर्नमेंट की रेगुलेटरी बॉडी है CICC, कॉलेज ऑफ इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप कंसल्टेंट्स। कोई भी उस वेबसाइट पर जाके उस लाइसेंस नंबर को डालते हुए या उस व्यक्ति विशेष का नाम डालते हुए चेक कर सकता है। यदि उसका नाम फ्लैश होता है, इसका मतलब वो रजिस्टर्ड है, 1 नंबर का वो कंसल्टेंट है, लीगली वो ऑथराइज्ड है कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से। जब तक लोग ये नहीं देखना शुरू करेंगे, ऐसे पैसे फेंकते रहेंगे, ऐसी कंप्लेंट्स आती रहेंगी। और मेरा एक सरकार से और आग्रह ये भी है, जब कंप्लेंट्स आती हैं तो माफ़ कीजिए, मैं पूछना चाहता हूँ, इनका अलावा किसने किया है ये प्रैक्टिस करनी है दुकानें खोलने के लिए? क्या आपने देखा जब फॉरेन मिनिस्ट्री ये कहती है कि करेगा वो प्रैक्टिस जिसके पास संबंधित विदेश की सरकार के द्वारा लाइसेंस हो, तो आप लाइसेंस चेक कीजिए।
जिसके पास लाइसेंस है उसको इजाज़त दीजिए, जिसके पास लाइसेंस नहीं उसको इजाज़त ही मत दो। 99% कंप्लेंट्स अपने आप ही खत्म हो जाएंगी, बात ही खत्म है। जी जी। लोगों को जागरूक करने के लिए पिछले दिनों आप चंडीगढ़ में भी गए थे, वहाँ मीडिया से बातचीत आपने की, लोगों को अवेयर करने का आपने वहाँ अभियान चलाया, तो वहाँ से कुछ सफलता आपको मिली है? जी बिल्कुल। अपना देखिए जागरण अभियान में नेचुरली अब थोड़ा समय लगता है। अब कई मेरे पास क्लाइंट्स के फ़ोन आते हैं, और जैसे किसी का वर्क परमिट थमा दिया, किसी को कि सर चेक करना ये असली है कि नकली है। तो पहले तो मैं उनसे ही कहता हूँ भाई देखिए किसी व्यक्ति विशेष पे तो मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। आपने जहाँ से भी कार्य करवाया है आप उसका नाम पता इस वेबसाइट से चेक कीजिए, और लोगों को ये जागरूकता भी हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन जब तक सरकार ये कानून नहीं बनाएगी मैं इनको इजाज़त ही क्यों दी। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, मैंने 3 चीज़ डिमांड की अपने रिप्रेजेंटेशन में। मैंने विदेश मंत्रालय को भी लिखा है, हरियाणा पंजाब के चीफ मिनिस्टर्स को भी लिखा है, और हरियाणा पंजाब के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम को भी लिखा है। क्योंकि पंजाब में डिपार्टमेंट आता है डिपार्टमेंट ऑफ होम एंड जस्टिस, हरियाणा में आता है होम सेक्रेटरी के अंतर्गत। मैंने उनसे 3 ही चीज़ डिमांड की हैं कि एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन, कि मैंने कहा जी एक तो प्रैक्टिस करने की इजाज़त इमिग्रेशन को से दें जिसके पास संबंधित विदेश के सरकार का लाइसेंस हो। यूके भेजेगा वो जिसके पास यूके की गवर्नमेंट का लाइसेंस हो, कनाडा भेजेगा वो जिस पर कनाडा गवर्नमेंट का लाइसेंस हो, यूएसए भेजेगा वो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है यूएसए का जिसके पास वहाँ की गवर्नमेंट का लाइसेंस हो। हर एक लिस्ट वेबसाइट्स पे दी गई है। और मैंने कहा दूसरी चीज़ मैंने डिमांड की कि जितने भी आइल्स के सेंटर हैं इनका काम सिर्फ कोचिंग देना है, दे आर नॉट कंसर्न विद वीज़ा सर्विसेज। ये जितने बैनर्स लगा लेते हैं ये बिल्कुल गलत है। स्टॉप दिस एडवर्टाइजिंग। जब तक ये चीज़ नहीं करेंगे आम आदमी इनके झांसे में आता रहेगा। ये वही बात है कि बिना डॉक्टर के एडवाइस के मेडिसिन दे दी केमिस्ट ने और कुछ रिएक्शन हो गया तो केमिस्ट का तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी। जी हमारा अगला जो और आखिरी सवाल ये है कि आजकल जो बच्चे विदेश जाना चाह रहे थे, खासकर कनाडा और भारतीय जो गवर्नमेंट है उनके बीच में कहीं ना कहीं कुछ मतभेद हैं जिसको लेकर के बच्चों में भी डर है, तो वो डर कितना जायज़ है? एज ए कंसल्टेंट आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए वैसे ये सवाल तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये मेरे से तो संबंधित नहीं है। लेकिन एज ए इमिग्रेशन काउंसिल मैं इतना कह सकता हूँ कि ये ठीक है, थोड़ी बहुत ये दिक्कतें आती हैं डिप्लोमेटिक लेवल्स पे, लेकिन कैनेडियन इकोनॉमिक एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इट्स ए वेरी बूमिंग इंडस्ट्री इमिग्रेशन, और स्टूडेंट्स उसमें जो है 1/3 इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, और मैक्सिमम शेयर स्टूडेंट्स का जो इंडिया से ही जाता है। तो $20 मिलियन की इंडस्ट्री है ये, जो स्टूडेंट्स यहाँ से जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसका फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने थोड़ा वीज़ा सर्विस को रोका था, लेकिन कैनेडियन गवर्नमेंट ने अभी कोई ऐसा कोई स्टेप नहीं है। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। वीज़ा जब भी आ रहे हैं थोड़ा 2-4 दिन 10 दिन लेट हो रहे हैं, नथिंग टू वरी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अरविंद कादियान कैड इमिग्रेशन से, और सीधे तौर पर बता रहे हैं कि हमें विदेश जाने से पहले अपने एजेंट्स के, अपने कंसल्टेंट्स के जो कागजात हैं आजकल ऑनलाइन है वो ज़रूर चेक कर लेने चाहिए कि वो वहाँ की गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, लाइसेंसधारी है या नहीं तो जिस तरह से धोखाधड़ी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और भी ज़्यादा इन मामलों में इजाफा होने वाला है। सभी इस खबर पर ज़रूर ध्यान दें, खासकर वो बच्चे जो विदेश जाना चाहते हैं। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, शेयर करते रहें, और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं कि ये खबर आपको कैसी लगी। विशपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज़ के लिए, करनाल।